हेलो, वेलकम टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा बर्निंग टॉपिक ये है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड क्यों बना दिया गया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अमेंडमेंट को कट कर दिया गया है और क्यों यहाँ पे पार्ट 9B को लेके सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट्स हैं। तो वो सारी बातें आज हम सीखेंगे कि ये 97 अमेंडमेंट क्यों किया गया था, क्या इसके प्रोविजन थे और क्यों इसके आर्टिकल्स को नल एंड वॉइड बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और क्या हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है। वो सारी बातें हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हम एक छोटा सा क्विज जो कि वीडियो के लास्ट में है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बिल्कुल आ जाइए सभी लोग, एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और आज के टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे। देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप पीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको मेंस राइटिंग में ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन सकता है पॉलिटी का, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप प्रीलिम्स की बात करें या वनडे एग्जाम के बारे में बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, जैसे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, कब हुआ, कौन कौन से आर्टिकल्स को इफेक्ट करता है, आर्टिकल 368 और मैनी मोर आर्टिकल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल आज यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी मैं। जो लोग पॉलिटी बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको ये सब चीजें नहीं आती, उनको भी समझने में आसानी होगी। रही बात पीडीएफ की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको परचम के जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन मेजॉरिटी वर्डिक्ट क्वेश्चंस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो इशू क्या है, ये न्यूज़ क्या है, तो देखिएगा ये जो फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो 2013 में जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला था उसको ही अपहेल्ड करता है। मतलब एक कोई स्टेटमेंट ऐसा था जो गुजरात हाई कोर्ट ने 2013 में दिया था और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है, वही बना के रखा है कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला सही है। यहाँ पर सर्टेन प्रोविजन ऐसे हैं 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के, जिनको रिमूव करना जरूरी है। ये इसलिए न्यूज में है कि क्या फैसला आया है और कौन कौन से आर्टिकल को 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसी सारे मामले को हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 97 नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, तो ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सहकारिया समिति क्या होती हैं और क्यों इसको लेके इतना विवाद चल रहा है। तो ज़रा समझिए। अच्छा, आप लोगों के मोहल्ले में, घरों में हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो छोटी सी ऐसे किटी पार्टी टाइप करती हैं, सभी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठा करती हैं, उसके बाद किसी दिन किसी की लॉटरी खुलती है और एक बड़ा अमाउंट किसी को दिया जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा किटी पार्टीज वगैरह होती हैं। तो वो किटी पार्टी भी एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी आप कह सकते हैं, सहकारी समिति कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑटोनोमस एसोसिएशन होते हैं जिसमें काफ़ी सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जो अपने आप को इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली प्रमोट करने के लिए, सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लेते हैं और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं। ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारियां समिति होती हैं। तो भारत में कई सारी सहकारी समिति काम करती हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट, हाउसिंग, मार्केटिंग, अलग अलग सहकारी समितियां भारत में काम करती हैं, ठीक है। तो अब ये जो इतनी सारी सहकारी समिति हैं, अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा है ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको शेड्यूल नंबर 7 की तरफ ले जाऊं, तो यहाँ पर आपको 3 लिस्ट मिलती हैं। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, वो लिस्ट जिसके सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेंस का कोई मामला है तो उस पर कानून कौन बनाएगा?
ऑब्वियस सी बात है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसके सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और तीसरी लिस्ट जो होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची होती है, जिसपे कानून सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, मतलब सहकारी समिति का ये जो मुद्दा है, ये आपके शेड्यूल नंबर 7 की सेकेंड लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। मतलब इस पे कानून कौन बनाएगा? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकती है। बात क्लियर हुई है? तो हुआ ये, जब इतनी सारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भारत में थी, जबकि 1904 में पहली बार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था और 1912 में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट को भारत में एडॉप्ट भी कर लिया गया था। तो जब इतनी सारी सोसाइटीज हमारे भारत में इतने लंबे समय से काम कर रही हैं, तो इसके चेयरपर्सन कैसे होंगे, इसके ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, ये एक डेमोक्रेसी को शो करती है। इसके इलेक्शन कैसे होंगे, अगर कोई भी घपला होता है, भ्रष्टाचार या करप्शन का मामला होता है, तो सुनवाई कैसे होगी, इन कमिटीज की ऑडिटिंग कौन करेगा। तो बहुत सारे कानूनों की हमको जरूरत थी। तो इन सारे कानूनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया था। तो वहीं से एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आई है, सहकारी समितियां आई हैं। तो याद रखिएगा 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011 से सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे आपने 73 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायत को शामिल किया है, वैसे ही 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को शामिल किया है। साथ ही साथ अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ईयर के नाम से भी डिक्लेयर किया था। अब भारत में इतनी सारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसलिए हाल ही में अगर इसको करंट के साथ लिंक करें तो हाल ही में हमारे पास एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसे दी गई है? अमित शाह को दी गई है। तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट या फिर इस 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए हमने 2011 में ये अमेंडमेंट कर दिया, और ये इफेक्ट कब से आया? तो फरवरी 15, 2012 से भारत में ये अमेंडमेंट एक्ट इन्फोर्समेंट में है। अच्छा, जब ये एक्ट आया, जब ये अमेंडमेंट हुआ, तो इसने बहुत सारे आर्टिकल्स को इफेक्ट किया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में, तो आर्टिकल 19 आप सभी को पता है फ्रीडम टू स्पीच, मतलब फ्रीडम के बारे में बात करता है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पर इंपोज की जाती हैं। तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी जो है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कॉर्पोरेट सोसाइटीज बना सकते हैं, छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियां बना सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है यूजिंग आर्टिकल नंबर 19(1). तो 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे भी हुआ। यहां पर हमने कॉर्पोरेटिव वर्ड को जोड़ा। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल नंबर 43B भी हमको कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताता है। तो 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दो चीजें आपने देखी, एक तो आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल नंबर 43B। साथ ही साथ इस 97 अमेंडमेंट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया जिसका नाम है पार्ट नंबर 9B। तो पार्ट नंबर 9B भी जो है वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये भी हमने 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 243(Z)H से लेके आर्टिकल नंबर 243(Z)T तक, ये सारे आर्टिकल आपके कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कैसे बनेगी, उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब डिफरेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पार्ट नंबर 9B में डिफाइन की गई। बात समझ में आई? तो आप कह रहे होगे कि मैडम सही तो है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट बनना चाहिए, ठीक है बन गया, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ गया? इशू ये आ गया कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इशू क्या है कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और कानून ये कहता है अगर आप स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं या अमेंडमेंट करते हैं तो आपको आधे से ज्यादा स्टेट की परमिशन चाहिए, मतलब रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो आपने जब 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया था तो आपने स्टेट से परमिशन नहीं ली। तो ये तो आर्टिकल 368 के अगेंस्ट है, ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो हम इस तरीके के किसी भी अमेंडमेंट को नहीं मान सकते, इसलिए हम 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड करते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 368 के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकते हैं, हमको यहाँ पर डिस्कस करना है 2 तरीके। पहला होता है स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय
स्टेट्स, आधे से ज़्यादा स्टेट से आपको परमिशन चाहिए अगर आप स्टेट के लिए कोई कानून बनाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए समझाती हूँ यहाँ पे, जैसे आपने जीएसटी बिल के बारे में सुना होगा, था ना 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी बिल आया था, और जब उसको पास किया गया था तो आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन ली गई थी। आप लोग पढ़ते हैं हमेशा स्टैटिक में कि पहला स्टेट आसाम था जिसने जीएसटी बिल को पास किया, एटसेट्रा। तो वैसे ही जब आप 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे थे, वो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप कानून बना रहे थे, तो आपने राज्यों से परमिशन क्यों नहीं ली? ये चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में 2013 में। बात समझ में आई? ये चैलेंज किया गया कहां पर? गुजरात हाई कोर्ट में 2013 में। किसने? राजेंद्र साहा ने। तो राजेंद्र साहा वर्सेस गुजरात हाई कोर्ट का ये मामला 2013 का, जिसमें 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड बना दिया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए फैसला कहां पर पहुंचाया? सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाया। तो इसलिए अब ये जो केस है वो राजेंद्र साहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बन गया है। अच्छा, अब जब यहां पर ये केस पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी केस पहुंचता है तो उसके जजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। तो यहां पर भी 3 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है। वो 3 जजेस आपकी स्क्रीन पे हैं, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस बी.आर. गावई। ठीक है, इन तीनों ने एक बेंच बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि इस गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के लिए सुनवाई की जानी थी। ये तो हो गई एक बेंच। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन लड़ेगा? तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल लड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप बात करें जस्टिस आर.एफ. नरीमन के बारे में और जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में, तो इन दोनों ने बिल्कुल फैसला ये सुनाया कि हम पूरे के पूरे 97 नंबर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कट नहीं करते, उसके कुछ उसके आर्टिकल्स को, उसके कुछ प्रोविजन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहने देते हैं। ऐसा किसने कहा? जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने कहा और जस्टिस बी.आर. गावई ने कहा। लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा 97 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो खत्म होना चाहिए। मतलब 2:1 के रेशियो से ये फैसला आया। 2 जजेस का कहना है कि कुछ प्रोविजंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए, बाकी का पूरा अमेंडमेंट बना रहना चाहिए, और एक जज का कहना है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसा फैसला क्यों दिया गया? तो ऐसा फैसला देने का रीजन मैं आपको समझाती हूँ। रीजन है के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी का बारे में बताया, पृथक्करण का सिद्धांत उन्होंने दिया। अब ये सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत में ये कहा जाता है अगर कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो यूजिंग आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 2, इसके अंतर्गत अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करते हो और वो अमेंडमेंट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारे संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो आप उस रेंज तक उन आर्टिकल्स को रिमूव कर सकते हो, उन प्रोविजंस को रिमूव कर सकते हो। बाकी जो भी अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं जो संविधान को चोट नहीं पहुंचाते हैं, उनको वैसे ही आप बने रहने दीजिए। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इसी प्रिंसिपल के सहारे के वेणुगोपाल ने कहा कि देखो, चलो ठीक है, 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ऐसा लगता है कि गलत है, हमने स्टेट की परमिशन नहीं ली, तो उनका ये कहना है कि पूरे के पूरे प्रोविजंस गलत नहीं है, आप कुछ प्रोविजंस को एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो कि संविधान के खिलाफ नहीं है उनको आप यहाँ पर 97 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रहने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर आप ZR में देखते हो, 243 ZR क्या कहता है? मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी स्टेट का मुद्दा है, लेकिन जब मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जब कोई सहकारी समिति बनती है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आ जाता है। साथ ही साथ बात की गई यूनियन टेरिटरीज की, 243 ZS। तो यूनियन टेरिटरी में भी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट होंगे वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं आप इनको एलिमिनेट मत कीजिए, क्योंकि ये तो सही है, इनके लिए स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए, और बाकी जहां जहां स्टेट की परमिशन चाहिए आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अभी हाल ही में, तो उसने गुजरात के फैसले को अपहेल्ड किया है, वैसे के वैसे फैसले को रखा है, बस कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर बने रहने दिया है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नल एंड वॉइड नहीं किया है। बात समझ में आई आपको कि सहकारी समितियां क्या थी और ये 97 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों आया था और क्या इससे लेके यहाँ पर इश्यूज चल रहे थे और किस तरीके से ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
दिया गया है। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो जल्दी से एक छोटा सा क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड द शेप द कॉर्पोरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में सहकारी आंदोलन को संरचित और आकार देता है। आपके पास ऑप्शन है दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट या फिर एग्रीकल्चर लोन एक्ट। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा यहाँ से हाइड हो जाती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द कॉर्पोरेटिव सेक्टर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल नंबर 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन envisages that living wages etc for the workers। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 43 के तहत श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की परिकल्पना की गई है। और आर्टिकल 91 क्लॉज सी में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन की बात की गई है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, आपका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1911, 1912, 1913 या 1914। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सहकारी समितियां हैं ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ठीक है ना, ऑप्शन से 5, 6, 7 या 9। आपका जो भी आंसर है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा का सारा मुद्दा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके के कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।